नमस्कार, शुद्ध सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। हरियाणा में गुरुवार को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, उससे पहले हरियाणा में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हरियाणा में न्याय यात्रा की शुरुआत की, तो उधर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, अग्निवीर, खिलाड़ी और किसान आंदोलन के साथ साथ पक्की नौकरी और ओल्ड पेंशन जैसे मुद्दे उठा रही है, तो बीजेपी बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी, 24 फसलों पर एमएसपी, अग्निवीरों को पक्की नौकरी की गारंटी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर जोर दे रही है। हरियाणा में पहली बार क्षेत्रीय पार्टियां हाशिए पर दिख रही हैं। कांग्रेस को एक मुश्त जाट, दलित, मुस्लिम वोट मिलने की उम्मीद है, तो बीजेपी को लगता है कि जाट और नॉन जाट के बीच ध्रुवीकरण हो जाएगा, इसलिए बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। आज रणदीप सुरजेवाला ने सीएम योगी के खिलाफ ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उधर योगी भी इसे राम और रोम वालों के बीच का चुनाव बता चुके हैं। इसके साथ कांग्रेस और बीजेपी के अंदरूनी समीकरण भी चर्चा में हैं। कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा, सांसद शैलजा राहुल की रैलियों में एक साथ जरूर दिखे, लेकिन ना हुड्डा ने शैलजा समर्थकों के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया और ना ही शैलजा हुड्डा समर्थकों के क्षेत्र में गई। बीजेपी में यही हाल है। करीब 9.5 साल सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल अलग थलग हैं। उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री की रैलियों में भी नहीं बुलाया गया और न मंच पर उनके पोस्टर लगे। इसके साथ ही सीएम नायब सैनी के अलावा राव इंद्रजीत और अनिल विज जैसे नेता भी सीएम बनने का दावा ठोक रहे हैं। इसलिए शुद्ध सियासत में सवाल उठाना जरूरी है कि हरियाणा में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में कौन भारी नजर आ रहा है। क्या अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंचा रही है? क्या आखिरी दौर में प्रचार जाति और धर्म के मुद्दों पर सिमट कर रह गया है? तो ये तमाम सारे बड़े सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं, उनमें से बीजेपी प्रवक्ता के रूप में मनोज उपाध्याय जी, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में आशीष सैनी जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आशीष जी के पास चलना चाहूँगा, क्योंकि आज राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज उन्होंने शैलजा और हुड्डा जी का हाथ भी मिलवा दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी खबर है, बड़ा संकेत है। निश्चित रूप से दोनों नेताओं का एक साथ आना भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ दूरियां थोड़ी सी बड़ी खबरें चैनलों पर भी चल रही थी और दिख भी रही थी, लेकिन अब उसका समापन हुआ है और ये अच्छी चीज है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी पूरे देश में आपकी यात्राओं को लगातार मानसिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी कंटिन्यू किए हुए। पूरे देश में लोकतंत्र की बात होनी चाहिए और मुद्दों पर बात होनी चाहिए और मुद्दों की राजनीति हो, यही कोशिश कांग्रेस पार्टी की रही है। आपने अभी अपने पूर्व में कुछ बयान दिखाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशें करने की कोशिश की, कहीं राम और रोम की बात की, यानी इसका मतलब ये भगवान राम का ठेकेदार खुद को समझते हैं और उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मेरी नजर में इनकी स्थिति यही है कि काम के नाम पर तो ही शून्य है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम इनके लोग, नेतागण, विधायकगण अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांग पा रहे और आज वो जनता इनसे वो सवाल पूछ रही है जिनसे जनता परेशान है। अग्निवीर के मामले में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनको हम नौकरी देंगे। आप ये नौकरी के अवसर जो है सामान्य व्यक्ति सभी के लिए क्यों नहीं खोल रहे? अग्निवीर के लिए खोलने का मतलब ये है कि अग्निवीर जैसी स्कीम में लोग जाए, अपना जो सेना में भर्ती होने का अधिकार है उसे कम करें और जिन लोगों के साथ ये अन्याय करने जा रहे हैं उनको नौकरी देकर केवल लुभाने की कोशिश है। वरना अभी तक इन्होंने किसी अग्निवीर पर ना ध्यान दिया है, न उनको शहीद का दर्जा दिया है और न ही उनके लिए कोई ऐसी बात की है जो कानूनी रूप से सही हो या इनकी जवान पर कोई भरोसा रहा हो। लगातार झूठ बोलने और यूटर्न लेने से राज्य की जनता का इन पर भरोसा उठ चुका है। अब केवल चेहरे बदलने और सियासत बदलने की बात करते हैं। वास्तविकता यह है कि ये टिके रहने की कोशिश में तमाम वो पाप कर रहे हैं जो लोकतंत्र में बिल्कुल अपरिपक्वता का परिचय देंगे
और साथ में राहुल गांधी जी इनके उस छिलके को, उस आवरण को, जिसमें ढककर अपने आप को बहुत बड़ा सनातन प्रेमी बताते हैं। वास्तव में जब ये तिरुपति और अनेक मंदिरों में चर्बी लगे घी को खिलाकर लोगों को भक्त बना सकते हैं, तो अब इनके बारे में कुछ कहना और कुछ बोलना नामुमकिन है। केवल देश लोकतंत्र पर चले, ईमानदारी पर चले, सब लोग एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़े, पूरा देश सामूहिक विकास, समावेशी विकास की बात करें। यही कांग्रेस की सोच है, यही राहुल गांधी की सोच है, यही हमारी यात्रा का हरियाणा में संदेश है। जी ठीक है। मनोज जी, हरियाणा की राजनीति में किसान, जवान, पहलवान, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसमें संविधान भी जोड़ दिया है, जो आपके लिए चुनौती बन सकता है, क्योंकि लोकसभा में संविधान करके ही 99 सीटों पर कांग्रेस पहुंच गई थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कल्चर हम नहीं, आने वाला समय बड़ी हंसी तब आती है जब कांग्रेस के हमारे मित्र संविधान की बात करते हैं। उस संविधान की बात करते हैं कि जिसकी पार्टी स्वयं संविधान के दायरे के बाहर काम करती है। संविधान को वो सिर्फ जो है लाल डायरियों में रख के लेके चलते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है इसके बारे में जानकारी शायद हमारे कांग्रेस की पार्टी के शीर्ष युवराज को नहीं होता है। इसका इस नाते मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से परिवार, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक परिवार की बपौती है। जिस प्रकार से देश को तोड़ने के लिए एक परिवार को पूरा हावी करके बैठे हुए हैं। आज वो संविधान की बात करते हैं। संविधान आज लोकतंत्र की इजाजत देता है, और वो लोकतंत्र क्या है? वही लोकतंत्र है जब राहुल गांधी को बेल पे छूट मिलता है तो लोकतंत्र की जय होती है, और जब बेल नहीं मिलता है तो विदेश में जाके भी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी। तो ये संविधान और ये न्यायालय, जब एक व्यक्ति, एक नेता प्रतिपक्ष जाके विदेश में अपने दुश्मन देशों की भी जो है देशों में जाकर भी अगर वो ये तरह से शोर मचाता है कि न्यायालय बिका हुआ है, लोकतंत्र की हत्या है, देश बिका है, हमारा देश अपने प्रधानमंत्री के बारे में, तो जाहिर सी बात है मनोज जी अमेरिका से हरियाणा पे आ जाइए। अमेरिका से हरियाणा पे आ जाइए। आपने लोकतंत्र का जिक्र किया, तो मैं लोकतंत्र की परिभाषा इनको समझा रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में लोकतंत्र की परिभाषा खाली कांग्रेस पार्टी में निहित है, लेकिन बाहर जनता जिस पे अपना भरोसा दिखाए वही लोकतंत्र होता है और वही लोकतंत्र माना जाता है। दूसरी चीज, अब आप मैं हरियाणा पे आता हूँ। बिल्कुल युवरा, अभी देखिए मैं देख रहा था कि बेरोजगार की बात हुई कि 2 लाख नौकरियां हम देंगे, राहुल गांधी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पहले भी जिस प्रकार से नौकरियों के लिए अर्ची पर्ची खर्ची रुपया पैसा खूब चला था, बोली लगी थी जब हुड्डा सरकार थी, उसी तरह से अभी सरकार आई नहीं, लेकिन इनके अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग नेता, आपने भी सुना होगा, आपने भी सर उसका जो है देखा होगा, किस प्रकार से कहते रहे कि 50 वोट के पीछे 1 नौकरी दूंगा। कोई प्रत्याशी पीछे ना हटा, उसने कहा 100 अगर कोई 50 करेगा तो उस 2 लाख में हम 100 आदमी हमारे आएंगे। यहाँ तक इनके प्रदेश अध्यक्ष की भी बात आप देखिए किस तरह से नौकरियों की बोलियां लगनी शुरू हो गई, और यही बेरोजगार लड़के, लेकिन वो इनकी बातों में नहीं आएंगे क्योंकि उनको याद है कि किस प्रकार से जब हुड्डा जी सीएम थे उनका आवाज घेरने के लिए ये बेरोजगार लड़के उनके आवाज की तरफ मुख करते थे, किस प्रकार से उनके ऊपर लाठियां चार्ज ये हुड्डा सरकार लगातार करती आई है, ये वो नौजवान लड़के नहीं भूलेंगे। किस प्रकार से जो है दलितों के घरों को जला दिया जाता था, ये वो दलित हमारे नहीं भूलेंगे, चाहे जितना ये जो है नेताओं का इधर उधर करने। इस तरह से किसानों की आप बात कर लीजिए, किसानों की बात हम करते हैं। हाँ, हमने राकेश सिंह टकैत के लिए नहीं काम किया, हमने जो किसान के बीच में जो एजेंट के रूप में काम करते हैं उनके साथ हम नहीं खड़े हुए, हमने खड़ा होने का काम किया किसान के लिए। किसान जो मेन किसान होता है उसके लिए हम खड़े होने का काम करते हैं। हम किसान के रूप में जो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी या युवराज का जो है बना षड्यंत्र है, उसके लिए हम अपने किसानों के अन्याय कभी नहीं होने दिया। और उसी किसान में तीनों बिल के पास आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए, जो भी चुनाव हुआ वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही किसानों ने बना कर दिया है। इससे लगता है कि लोकतंत्र और किसानों को नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है कि किस प्रकार से हम जो है, मोदी ही एक ऐसा है जो किसानों की आय को हम दुगनी करने के लिए, यही है। आपने देखा होगा जब
6-7 के नियर अबाउट यहाँ पे गेहूं का दाम कितना था। इन्हीं के सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में डाई यूरिया के लिए लाठियां खाते थे किसान, और इन्हीं लोगों के कार्यकर्ता बीचों बीच दलाली करके खातों को ले जाते थे और 1 का 2 रुपए डबल रुपया लेकर बेचते थे। ये कांग्रेस का कल्चर है और ये कांग्रेस का। हरियाणा नहीं भूलेगा, हरियाणा का किसान ये भी नहीं भूलेगा किस प्रकार से हरियाणा की जमीनों को जो है दिल्ली के कांग्रेसी दामाद को गिफ्ट देने के लिए उन्हें बेचा जाता था। भूलेगा नहीं चलता रहेगा इनका। ये बताएं, क्योंकि लंबा भाषण देने बैठ गए ना, आपने सवाल जो पूछा है उस पर बात नहीं करेंगे, लंबा भाषण दे रहे हैं। ठीक है कौन? अमित जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। अमित जी को भी मौका दिया जाए, वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अमित जी, हरियाणा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों हिंदुत्व, ब्राह्मण, ये तमाम ऐसे शब्दों के साथ सियासत कर रहे हैं। क्या अब यही सियासत में बचा है? जनहित के मुद्दे, उन पर अब चर्चा ही नहीं होगी? क्या इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव होंगे? लोकसभा में भी हम लोग यही सब देखते रहे, अब विधानसभा चुनाव में भी यही सब देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आलोक जी, अगर आप देखेंगे तो हर चुनाव का जो पिछले 10 सालों का अगर आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो उसमें जो मुख्य मुद्दे हैं चुनाव के, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता की बात एक पार्टी कर रही होती है, एक पार्टी हिंदुओं की बात कर रही है, दूसरा धर्म, जाति, मत, मजहब, ये सारी राजनीतिक दल यूज कर रहे हैं। चाहे आप SC ST की बात कर रहे हो, खड़गे जी का आपने आज का एक्स पे बयान देखा हो, चाहे वो OBC की बात कर रहे हो राहुल जी का, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो रही हो राहुल जी की, न्याय की मांग निरंतर बनी रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह एक पार्टी जाति मजहब की बात कर रही है, एक पार्टी हिंदुत्व की बात कर रही है, तो जो जनता के असल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज हरियाणा के चुनाव में योगी जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कटोगे तो मरोगे। वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा करप्ट पार्टी है। वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 50 साल के इतिहास में क्या किया है। वो बात कर रहे हैं कि जितने भी आरोप अगर लगाएंगे तो सारे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जितने भी षड्यंत्र रच रही है वो हिंदुओं के खिलाफ, वो सारे हिंदू खतरे में हैं। वो सिर्फ एक चुनाव का एक जाति मजहब को लेके एक प्रचार प्रसार हो सकता है। जो आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि आज किसान का मुद्दा है, पहलवान का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और सबसे बड़ी चीज है जो किसान 750 किसान लगभग जो शहीद हो गए उस धरना प्रदर्शन में, भाजपा के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि हम उन बिचौलियों के साथ नहीं खड़े हुए जो वहां पे बैठे हुए थे। क्या सारे बिचौलिए वहां बैठे हुए थे? लगातार 1.5 साल लोग अपनी जान दे रहे थे, ठंड, गर्मी, बरसात, जाड़ा उन्होंने सहा है, और उसके बाद माननीय मोदी जी ने उनसे क्षमा मांगी है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री क्षमा मांग के उन तीनों बिलों को वापस कर रहा है। तो क्या आप ये बात कह के माननीय प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहे हैं? दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि राहुल गांधी ने जब भी यात्रा निकाली है, चाहे हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें पहले चरण की, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हम बात करें दूसरे चरण में, तो दूसरे चरण में आपने देखा होगा जिस तरह हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिस तरह भाजपा को डंड लगा, चाहे वो हम बिहार की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, और चाहे हम मणिपुर से इधर से जब आते हैं, तो जिस तरह उन्होंने अपनी यात्रा को समाप्त किया, उससे कितना बड़ा दंड मिला कि कांग्रेस 44 से 99 पहुंच गई, और बाकी जो क्षेत्रीय दल हुए कहीं ना कहीं वो बढ़ते रहे। आप जिन क्षेत्रीय दलों की आप बात कर रहे थे हरियाणा में, आपने देखा हो, चाहे INLD की बात करें, चाहे बसपा की बात करें, और जो अभी आम आदमी पार्टी की हम उनको नकार नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भाजपा की अंदरूनी कलह है, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी कलह है, जो खींचतान जो वहां पे चल रही है, उसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलेगा, और निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि जितने भी अंदर खाने इनके नेता नाराज हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, वो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और कई सारे बड़े नेता भाजपा के जो शामिल हो गए और उनको टिकट भी दे रही है आम आदमी पार्टी। तो आप इसको अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप 2 बीत की लड़ाई में कहीं तीसरा हाथ ना मार ले जाए, ये चरितार्थ ना हो जाए ये कहावत।
अनिल विज की आप बात कर रहे थे, अनिल विज ने तो ये तक कहा है अपने बयान में कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम हरियाणा की तकदीर बदल देंगे। अगर आप उनके बयान को परखेंगे, नवाब सिंह सैनी साहब ने जिस तरह आनन फानन में किसानों का एक सम्मेलन किया, उसमें किसानों के बिल माफ किए, किसानों को जिस तरह से जो उनके कर्जे थे उनको माफ किया, ये 1 महीने के दौरान जो चुनाव घोषणा होने के पहले जिस तरह उन्होंने घोषणाएं की हैं, एक बहुत बड़ी बात है। आप ये समझने का प्रयास करिए कि जितना भी वो डेंट था, 10 साल की एंटी इनकन्वेंसी थी, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने का प्रयास भाजपा जरूर कर रही है, लेकिन किसान, युवाओं और रोजगार की जो बात कर रहे हैं युवा, कहीं ना कहीं उनमें एक उत्साह है कि अगर कांग्रेस आती है तो उनके बीच में एक उत्साह का माहौल है। जी ठीक है अमित जी, बार बार मनोज जी कुछ आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मनोज जी समय का ध्यान रखिएगा, 10 से 15 सेकंड में आपका जवाब खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे आशीष जी के पास चलना है। बिल्कुल आशीष जी, देखिए 2 चीज हम बता दें, हमारे मित्र ने कहा बिल्कुल आप चाहे जैसे अब वो करिए, हमने पहले भी काम नाम लेके कहा कि किसानों का जो धरना हुआ था, हम उनके अगर बिल वापस हुआ है तो जो हमारे किसान उनकी बातों में आकर जो आम किसान रहे वो वहां जब धरने पे गए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हम किसानों के प्रति जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी सरकार नैतिक जिम्मेदारी है, हम है बिचौलियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम है टिकैत के लिए जिम्मेदार नहीं है, टिकैत के लिए इस नाते मैंने कहा है, आप इस बात को लीजिए, हमने नाम लेके कहा, आप उस पर आप फोकस विकल्प बना सकते हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं, तीसरी चीज बेरोजगारी की बात आपने कहा, वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है मनोज जी, अभी आपके पास बहुत मौके आएंगे बहुत अपनी बात कहने के, ठीक उस है। सरकार के बाद हमने अपनी बात को कहा। दूसरी चीज मैं बता दूं, किसान हो चाहे बेरोजगार नौजवान हो, रह गई बात, दूसरी चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जिसमें असमंजस या बीच खाने गुटबाजी हो रही है, ये आप कंफर्म करें, क्योंकि आशीष जी सैलजा और हुड्डा जी के हाथ तो मिल गए, उस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पता नहीं हाथ तो मिले हैं, दिल भी मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में किया जाए। बिल्कुल सही कहा स्मृति ईरानी जी ने। उन्होंने मुझे याद दिलाई कंगना रनौत के उस बयान की जो उन्होंने चुनाव के दौरान किसानों के खिलाफ किया। किसानों जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने एमएसपी की मांग की, जिन्होंने तीनों काले कानून को हटाने की मांग की, उनको बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा। खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, आंदोलनजीवी कहा, दिहाड़ी पर बैठे हुए लोग कहा, और जितनी बेशर्मी और बेहयाई भाजपा के लोग दिखा सकते थे उन्होंने हर सब कुछ कहा है। किसानों ने सब अपमान झेला है, उसके बावजूद आज किसान यदि अपने हक की बात के समर्थन में और उस दल को वोट देने के लिए तैयार है जो उनके एमएसपी की बात करे और उनके रोजगार के कारोबार की बात करे। जो आप सेना में अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, ये उसी किसानों के बेटे हैं जो खेत में काम करते हैं, जिनके आपने कारोबार को ठप करने का काम किया। यही हरियाणा के बच्चे थे जिनको आपने अपमानित करने का काम किया। और आप कह रहे हैं ना स्वागत करते हैं, स्वागत किया उन लोगों का, स्वागत तो आप बलात्कारियों का करते हैं, स्वागत तो आप अपराधियों का कर रहे हैं। और उसके बाद मुझे आश्चर्य होता है कि बीजेपी के लोग किस मुझे इमरजेंसी की बात करते हैं। 1975 की इमरजेंसी किस कारण लगाई गई, कैसे लगाई गई, और उसमें जब लोगों का नुकसान भी हुआ तो कांग्रेस ने हर मंच पर क्षमा मांगी। क्या बीजेपी नोटबंदी के लिए क्षमा मांगेगी? क्या बीजेपी हर अपने कुकर्म के लिए क्षमा मांगेगी जो पिछले 10 साल में किया है? ये कभी नहीं मांगे। इनके पास झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा है कि जहां देखते हैं वहां उगल देते हैं, और जवाबदेही इनके पास कुछ भी नहीं है। 10 साल हरियाणा में लगातार सरकार इनकी है, इनकी सरकार में इनकी जवाबदेही देने के वक्त बजाय इन्होंने चेहरा बदलने का काम किया, और आज चेहरे के पीछे दूसरे चेहरे लगाकर बैठे हुए हैं। स्मृति ईरानी बात कर रही है तो बताए ना कि संजय जोशी का क्या रोल है, वो बताए नितिन गडकरी क्या प्रधानमंत्री से हाथ नहीं मिला रहे। दूसरों के घर में झांकने की आदत इन लोगों की नहीं पड़ी है। स्मृति ईरानी वही महिला है जिन्होंने अपनी सहेली के पति को छीनने का काम किया, और हिंदुस्तान की महिलाओं के सामने ऐसा उदाहरण दिया है जिसका कोई मुझे लगता है कि सभ्य व्यक्ति उसको सही बता पाएगा। लेकिन आज वही महिला दूसरों के चरित्र पर, दूसरों के उस पर आचरण पर सवाल उठाती है, तो सवाल लाजमी है कि उन पर पूछेगा। लोकतंत्र में जवाबदेही से बचना सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक कदम है। आरक्षण खत्म करने की बात बीजेपी के लोग करते हैं, किसानों के दमन की बात बीजेपी के लोग करते हैं, युवाओं का गला घोटने का काम आप कर रहे हैं। उसके बाद किस ठीक है आशीष जी। मनोज जी, आप आशीष जी के सवालों का जवाब तो देंगे ही,
लेकिन एक सवाल मेरा भी ले लीजिए। आज बड़ा हंगामा मचाए हुए एक रणदीप सुरजेवाला जी का बयान, जिस पे उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने ब्राह्मणों के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दिया है। बड़ा अजब गजब सा बयान है ये, उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूँगा, और जो आशीष जी बोले हैं उस पर आप जो रिएक्शन देना चाह रहे हैं उस पर भी आप अपनी देखिए, प्रतिक्रिया आशीष जी दीजिए। की तो आधे बातों को तो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया। बेरोजगारों की बात इन्होंने किया था, उसको क्या सब उनसे हुड्डा जी से ज्यादा नौकरियां हमने दिया है, बल्कि किस प्रकार से जिन नौजवानों पे लाठियां चलवाए थे वो भी वे हरियाणा के ही थे। वो सब चीजों पे हम नहीं जाते। दूसरी चीज, अगर सर जी आप कह रहे हैं हिंदू तो खत्म हो गया या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नहीं है, तो ये उनकी गलतफहमी। ये वो लोग हैं, ये आप ब्राह्मण की बात करते हैं तो हम लोगों को भी इनको शर्म लीजिए। और हमको तो हंसी आती है कि ये वही सनातन की बात है जिस प्रकार से अलग अलग नामों से बताया जाता था। तब शायद हमारे राजनीतिक विश्लेषक उस समय ये नहीं बता पाए कि राहुल जी जरा सही से बोलिए, क्योंकि सनातन एक है। अब हम बिल्कुल बात भी करेंगे, हम सनातन की भी करेंगे, हम बात भी हम आएगा जी मैं बोलता हूँ। ठीक है आशीष जी, मनोज जी की बात के बाद फिर आपके पास आ जाते हैं। आपकी बात, आपका जवाब ले लूंगा मैं आशीष जी, मनोज जी की बात पर आपका जवाब ले लूंगा मैं। ठीक है मनोज जी, अपनी बात क्लियर, अपनी बात कंप्लीट करिए। जैसे आप बेरोजगारों पर झूठ बोल रहे हैं, आपके बेरोजगार भी है, यानी आप अपने ही मंत्रालय के आंकड़े को झूठ बोल रहे हैं। आप तो फिर रख दें जी। ठीक है मनोज जी कंप्लीट करिए अपनी बात। मैं ये कांग्रेस और समाजवादी का मध्य प्रदेश का चुनाव थोड़ी ना कि मैं ठीक है आप अपनी बात कंप्लीट करिए मनोज जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनको बोलना चाहिए था कि जो किस प्रकार से जो है सनातन को क्या क्या नामों से बताया गया। और आज भी आप देखिए योगी जी अगर बोल रहे, योगी जी ने बोला यहाँ पर कांग्रेस में, सुन लीजिए ना, मोबाइल से जुड़े आप सनातन के ठेकेदार है क्या? आशीष जी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपके पास जाऊंगा, आपके पास ही जाऊंगा। दूसरों के बीच में बहस किस विषय पर हो रही है, कहाँ लेके जा रहे हैं? आप कंट्रोल के विषय पर, ये आतंकवादियों का उसके बाद आप बोलिए जो बोलना होगा। आप बोलिए ना। हाथरस में आपने आरोपियों को गले में मार डालकर बचाना, हाथरस से आरोपियों को गले डालकर, अरे चुप रहिए भाई, थोड़ा सनातन का। मनोज जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आशीष जी सनातन का काम है। आशीष जी मैं भी बोलूंगा तो जो आप आशीष जी हमारी आवाज आशीष जी तो चुप करा। सनातन के ठेकेदार आशीष जी बात कंप्लीट होने दीजिए। पार्टी अंबानी तुम्हारे भगवान है क्या? सड़क छाप तो है नहीं कि बैठ के हम लड़ाई करने आए हैं। अरे आप सड़क छाप है, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। अंबानी की चापलूसी करते हो, देखने वाले चैनल तो है, प्रधानमंत्री की पाचन धर्म के ठेकेदार नहीं है। आपने तो गाय की हिंदुओं को उस कांग्रेस के ठेकेदार बनेंगे। बातों की पैरवी करता हूँ। आप तो सेना के ऊपर हरियाणा में अमित जी के पास चलेंगे। अमित तिवारी जी इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी, ऐसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बगावत और अंतरकलह की। आवाज को बंद करिए, बात को सुनिए पहले। नहीं, आपके आप ठेकेदार आप आवाज कम कराएंगे। इनको आज चुप कराया तो आशीष जी बंद भाई, ऐसे किसी की बात कोई नहीं सुन पाएगा और कोई जवाब कोई किसी की बात का नहीं दे पाएगा, इसलिए एक एक करके बोले और उसके बाद उसका जवाब भी ले लेते हैं। मनोज जी आपकी बात खत्म हो गई, मनोज जी आपकी बात खत्म हो गई ना? ठीक है, बात खत्म कहाँ हुई? अच्छा तो जल्दी खत्म करिए। तो मैं इसी बात को कह रहा हूँ, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोगों का जो भी रहा उत्तर प्रदेश में, हम बिल्कुल कह रहे हैं उत्तर प्रदेश हो चाहे जहाँ हो, सनातन की भी बात करेंगे और हम कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो भी है उनके अस्तित्व की बात करेंगे, उनकी आईना दिखाएंगे कि किस प्रकार से दलितों के घरों को जलाने का काम कांग्रेस पार्टी के यही हुड्डा सरकार ने किया था। लगातार कहेंगे हम इस बात को, इनकी अगर ये रोक पाए तो रोके, क्योंकि हमारा काम है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए हम सरकार के वो हैं तो हम जिम्मेदार हैं। इस नाते हमारा जो नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम उस पर काम करते हैं और हर अंतिम व्यक्ति तक जाने की बात करते हैं। यही राजीव गांधी जी थे जो कहते थे कि हम 1 रुपया छोड़ते हैं और 86 पैसा। ठीक है मनोज जी, संक्षिप्त में तो समय कम होता है ना। राजीव गांधी के पास जो 86 पैसे को ठीक है। अमित तिवारी जी बगावत और अंतरकलह में बीजेपी और कांग्रेस कोई किसी से कम नहीं है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना अमित जी?
दोनों पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों में अंतर्कलह है, दोनों में बगावत है। इन सब के बीच में एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट नफा नुकसान, आपका रिएक्शन? देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने जो एक सधा हुआ बयान दिया हुआ है, क्योंकि यूपी में जिस तरह चुनाव थे और ब्राह्मण जिस तरह नाराज थे, तो उस ब्राह्मणों की नाराजगी को हरियाणा से जोड़ के देखा जा रहा है। और जिस तरह भाजपा के एक बड़े नेता को साइडलाइन किया गया, उनको चुनाव के टिकट जब हो रहे थे उसके पहले ही उन्होंने अपना नामांकन भर दिया। आप जान रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को साइडलाइन किया गया, तो जाहिर सी बात है जी, आप गलत बयान रहे, क्योंकि यूपी चुनाव में ऐसा होता तो 37 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में नहीं टूटता, योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये भी एक आप फैक्ट को लेके चलिए ना। आप अगर एनालाइज कर रहे हैं तो उसको देख के दोनों पक्षों को आप उपाध्याय जी आप भी ब्राह्मण हैं, उपाध्याय जी आप भी ब्राह्मण हैं, और पूर्वांचलों के ब्राह्मणों में जिस तरह रोष था, इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, और उसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में आपने भोगा है, और इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं। और रही बात आप 2022 के आदित्य योगीनाथ जी के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो मोदी प्लस योगी जिस नारे को आप लोग लेके चले थे लोकसभा के चुनाव आते आते, उस नारे को आप कायम तक नहीं दे पाए। वो नारा आपके पार्टी लाइन से गायब हो गया। मोदी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। माननीय मोदी जी कहा करते थे कि बैल और गाय ये हमारे पूजनीय है, ये इन पे हम कार्रवाई करेंगे, 69,000 अभ्यर्थियों पे काम करेंगे, जो शिक्षा मित्र है उन पे हम काम करेंगे। आज शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का अभी भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 69,000 अभ्यर्थी हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उनको नौकरी पे नहीं रखा गया है। ये युवा है जो भाजपा की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप किसी भी उत्तर प्रदेश के जिले में जाइए, गली में जाइए, हाईवे में जाइए, लखनऊ एक्सप्रेसवे से लेके आगरा एक्सप्रेसवे तक गाय, सांड, बैल आए दिन हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है। राजस्थान सरकार की आप बात बता रहा हूँ, वहां पे किसी भी बड़े, ठीक है, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। और अमित जी, मनोज जी, आशीष जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। हरियाणा में देश की कुल 2% आबादी है और इस लिहाज से ये एक छोटा सा राज्य है, लेकिन दिल्ली से नज़दीकी, अपनी संपन्नता और स्पोर्ट्स चैंपियन देने की वजह से हरियाणा हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार यहां अगर कांग्रेस जीती तो उसे दिल्ली से लगा हुआ एक साधन संपन्न राज्य मिल जाएगा, और अगर बीजेपी जीती तो हरियाणा में पहली बार किसी सरकार की हैट्रिक लगेगी। इसलिए हरियाणा के नतीजों में सबको दिलचस्पी है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।